हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की हेल्प के लिए बहुत फ़ायदेमंद रह सकती है। मैंने कोशिश करी है कि इस तरह के क्वेश्चंस इसमें लेने की कोशिश करें जो ऑलरेडी या तो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे भी हमने इसमें इंक्लूड करें, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और इंक्लूड करें जिनके चांसेज हैं कि वो भी एग्ज़ाम में आ जाएँ। तो गारंटी देखो कुछ नहीं होती है। हाँ, कोशिश हमारी यही है कि इस तरह के क्वेश्चन से लिए जाएं जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मली आते रहते हैं या आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पर क्वेश्चन सारे मिक्सअप चलेंगे, कंसेप्ट वाइज मैं यहाँ कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो उसके लिए आप वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हैं या इनके जो डिटेल वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने हैं। तो अगर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें कहता है कि यहाँ पर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod 7 देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। जब आपको MCQ क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको दोनों तरीके से सोचना चाहिए कि आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन को आप उसके ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जहाँ से आपको आसान लगता है वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जैसे अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। अब लीस्ट वैल्यू मतलब छोटी से छोटी वैल्यू आपको बतानी है। तो जो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए उनमें से आप देखो सबसे छोटी वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 2। तो क्या 2 रखने से हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो सकती है? अगर हो सकती है तो 2 हमारा आंसर होगा। अगर 2 से नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू से हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 100 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? अगर आप 100 को डिवाइड करके देखोगे 7 से तो रिमाइंडर आएगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि 14 7 जा 98 होता है, यानी रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है और यहाँ पर x रिमाइंडर की जगह ही तो है, तो हमारा आंसर बनेगा 2, यानी हमारा जो ऑप्शन है वो ए। तो बिना कुछ सॉल्व करे भी आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें तो यहाँ कहता है द रिमाइंडर व्हेन 5 रेज़ टू पावर 61 इज डिवाइडेड बाय 7। 5 की पावर 61 है यानी 61 है, तो उसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? अब यहाँ पर आप सीधा अगर इनसे स्टार्ट करोगे तो फिर यहाँ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 5 की पावर 61 की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी होती है। अब यहाँ पर 5 की पावर आप ऐसी से कुछ स्टार्ट करो कि अगर हम उसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 1 आ जाए या -1 आ जाए। जब हम सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर हमारा माइनस में भी हम ले सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर में कभी माइनस नहीं आएगा। तो अब यहाँ से आप सोचो कि कुछ ऐसी वैल्यू पावर लेके चलो आप कि हम जैसे 5 की पावर में अगर 2 लेता हूँ तो 25 आएगा। 25 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर ना तो 1 आ सकता ना -1 आ सकता। लेकिन 5 की पावर अगर मैं लेता हूँ 3, तो 5 की पावर 3 हो गया है 125। अब आप देखोगे जो 125 है इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर 1 आएगा? तो 7 से हमने इसको डिवाइड किया तो 55 आया। अब 55 के लिए अगर आप जाओगे तो यहाँ 7 7 जा 49 होगा, तो ये आपके पास बचेगा 6। लेकिन 6 तो नहीं चाहिए ना, हमें तो 1 चाहिए या -1 चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो 55 के साथ मैं अगर यहाँ पर 7 की जगह 8 ले लूँ तो यहाँ पर आएगा 7 8 जा 56। अब डिवीज़न वाले प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो 55 में से 49 माइनस करोगे तो 6 बचा। ऐसे ही 55 में से 56 माइनस करेंगे तो बचेगा -1, क्योंकि आप इसको माइनस कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, तो रिमाइंडर -1 आ गया। तो जो टारगेट था हमारा रिमाइंडर 1 आ जाए या -1 आ जाए वो यहाँ से पूरा हो रहा है। यानी 5 की पावर अगर हम 3 लेते हैं और उससे रिमाइंडर बनेगा -1, यहाँ पर आ जाएगा mod 7। अब लेकिन 5 की पावर आपको 61 पहुँचाना है, तो 3 की टेबल में 61 तो आएगा नहीं, लेकिन 3 की टेबल में 60 तो आएगा। तो आप 5 की पावर 3 फिर उसकी पावर आप कर दो 20। जो पावर आप यहाँ करते हो वही पावर आपको यहाँ करनी होती है। तो ये बना 5 की पावर 60, और 1 की पावर आप -1 की पावर 7 करोगे तो 7 कर दिया मैंने, इधर आएगा 20, और -1 की पावर आप 20 करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये 1 आएगा। अब यहाँ पर आप देखो 5 की पावर 60 है लेकिन हमें तो 61 चाहिए, तो आप 5 की पावर 60 को मल्टीप्लाई कर दो आप 5 की पावर 1 से। इधर किया है तो इधर भी करेंगे, तो इधर तो 5 की पावर 61 बन गया, इधर रह गया 5, तो यही हमारा आंसर है, यानी इसका ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर इसने दिया हमें कि हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है।
अब इसका रिमाइंडर अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी टर्म्स हैं इन सभी को 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इन सबको आप पहले मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत लंबा आंसर बन जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करने में भी परेशानी आएगी। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की वो हम लगाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जिससे भी आपको डिवाइड करना है आप उसका मॉड निकाल लो। 127 मॉड 7 इंटू 137 मॉड 7 इंटू 23 मॉड 7 इंटू 50 मॉड 7 235 मॉड 7 एंड 15 मॉड 7। इन सब का रिमाइंडर आप फाइंड करो कितना बनता है। 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 127 को तो यह आ जाएगा 7 1 जा 7, 5 बचेगा, 7 8 जा 56, तो यहाँ से बचेगा 1 रिमाइंडर। 137 को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये बनेगा 4 रिमाइंडर इसका। तो 23 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 50 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 235 को करोगे तो 7 3 जा 21, 2 बचा, 7 3 जा 21, फिर आ गया आपके पास 4 रिमाइंडर। 15 को करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब जो ये रिमाइंडर आए हैं इसके जो मॉड की प्रॉपर्टी होती है उसमें कहता है कि आप इन सब को मल्टीप्लाई करके इन सब का मॉड इकट्ठा कर दो। तो 1 इंटू 4, 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 32 इंटू में 1 तो 32 आ गया। अब 32 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचेगा आपका 4। तो आंसर क्या बना इसका, जो अगर हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है हमारा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर 1250 आवर्स इफ द प्रेजेंट टाइम इज 9 PM। अभी का जो टाइम है वो 9 PM का टाइम आपको दिया हुआ है। तो 1250 आवर्स के बाद इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा। अब जब आपको यहाँ पर AM और PM आपको दे दिया जाए या टाइम इंटरनेशनल उसमें वैल्यूज़ में दे दिया जाए तो ऐसे केसेस में आपको निकालना चाहिए मॉड 24। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1250 मॉड 24। तो इससे आपको 1250 की इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगी नंबर ऑफ आवर्स के अंदर कितनी होगी। तो आप 1250 को अगर आप डिवाइड करते हो 24 से तो 24 5 जा 120 बना, 24 2 जा 48, रिमाइंडर बच गया 2। तो यानी ये आ जाएगा 2 मॉड 24, दैट मीन्स जो 1250 है इज इक्वल्स टू 2 आवर्स। ये इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी दिन के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, जो टाइम आपको दिया हुआ उस टाइम के अंदर आपको 2 घंटे और ऐड कर देने, यानी जो टाइम होगा वो बन जाएगा 11 PM। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 17 रेज़ टू पावर 17। जब भी क्वेश्चन के अंदर ये आता है कि लास्ट डिजिट आपको बतानी है तो आप हमेशा निकालेंगे मॉड 10। अगर आता है कि लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो आप निकालेंगे मॉड 100। अगर आता है लास्ट 3 डिजिट तो आप निकालेंगे मॉड 1000। यानी जितनी डिजिट आपसे पूछी गई है उतनी जीरो लगाते चलना है। तो हम इसका निकालना है मॉड 10। अब मॉड 10 निकालने के लिए आपको 17 की पावर 17 चाहिए। तो यहाँ भी हम 17 की पावर कुछ ऐसे लेने की कोशिश करेंगे कि रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाए या -1 आ जाए। तो 17 को अगर आप 7 से डिवाइड और 10 से डिवाइड करोगे तो ना तो रिमाइंडर 1 आएगा ना -1 आएगा। लेकिन अगर मैं 17 की पावर 2 ले लूँ तो 17 की पावर 2 होता है 289। अब 289 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपका होगा रिमाइंडर तो 9 आएगा। लेकिन भाई रिमाइंडर इसका -1 भी तो आ सकता है। यहाँ 89 आया तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 9, 10 9 जा 90 और इसमें से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर -1 आ गया। यानी 17 की पावर 2 को अगर हम डिवाइड कर दें 10 से तो रिमाइंडर आ गया -1। अब क्योंकि 17 की पावर 17 आपको चाहिए तो 17 की पावर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से। यहाँ पर पावर 8 करेंगे तो यहाँ भी 8 कर देंगे। तो ये हो गया 17 की पावर 16, इधर आ गया 1। अब हमें चाहिए 17 की पावर 17, यानी एक 17 हमें और चाहिए। तो 17 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो और 1 से करेंगे तो 17 बचेगा।
तो यहाँ पर 17 की पावर 17 हो गया और यहाँ पर 17 को आप डिवाइड करोगे इससे तो रिमाइंडर आ गया आपके पास 7। तो इसका मतलब जो लास्ट डिजिट आएगी, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है लास्ट में, वो आपको लिखना ज़रूर है। तो लास्ट डिजिट आ जाएगी आपके पास 7। फाइंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 30 फॉर्मिंग द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 4 mod 7। ये कह रहा है कि जो 5 की इक्विवेलेंस क्लास है मॉडुलो 7 के लिए, वो अगर हम बनाते हैं तो आपको कौन कौन सी मतलब उसमें वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी जो पॉजिटिव भी हो, इंटीजर्स में हो और लेस देन 30 हो। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 जब आप बनाओगे तो किस तरह लिखते हैं? इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे डिनोट करते हैं, मॉड किसके लिए? 7 के लिए। तो हम इसमें जो क्लास बनाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे यहाँ पर 5, सबसे पहले ये वाली वैल्यू होती है, उसके बाद 7 को इसमें हम प्लस करेंगे एक बार और माइनस करेंगे एक बार। तो 5 + 7 और फिर यहाँ पर करेंगे आप 5 - 7। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 + 5 ये 12 आ गया। अब उस 12 में आप +7 कर देंगे और 12 में इधर से आ गया आपके पास -2, -2 में -7। तो इस तरह से आपके पास इक्विवेलेंस क्लास आ गई। तो ये इक्विवेलेंस क्लास आपकी बनेगी। लेकिन यहाँ से हमें ये सारे नंबर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नंबर चाहिए जो पॉजिटिव हो, यानी जो ये नेगेटिव वाले नंबर है ये नहीं चाहिए। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, उसमें आप सिर्फ वही वाली वैल्यू लिखो जो आपको चाहिए। ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, दोनों नेगेटिव है। तो 5 से स्टार्ट होगी, 5 यहाँ पर आ जाएगा 12, 12 + 7 19, फिर 19 में आप 7 प्लस करोगे 26, फिर 7 प्लस करोगे तो 33 आएगा, वो 30 से बड़ा हो जाएगा। तो वो भी हमारा आंसर नहीं आएगा, मतलब ये 4 ही हमारे आंसर आएंगे, 5, 12, 19 एंड 26। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछता है आपसे फाइंड एडिशन मॉडुलो 8 इफ़ ए एंड बी आर 3 and 11। जो ए और बी की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 3 और 11, एडिशन मॉडुलो 8। इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है ये। अब इसमें आपको क्या करना है, 3 और 11 दोनों को ऐड करना है, 3 + 11 और इसका मॉडुलो 8 आपको निकालना है। तो 3 + 11 हो गया 14, 14 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 6, यानी हमारे पास 3 + 8 11 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6। ऐसे ही आप यहाँ एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, सबको करने का तरीका सेम ही रहता है। डिवीज़न नहीं होता, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इफ़ 48 = 12 mod n फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ n। अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसमें n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी। तो यहाँ जो हम कांग्रेस मॉडुलो को इस तरह से लिखते हैं तो इसका एक मतलब ये होता है कि इस 12 को आप इधर लेके जाओगे तो 48 - 12, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो n से डिविजिबल होनी चाहिए, डिविजिबल बाय n। तो 48 - 12 अगर आप करोगे तो आ जाएगा 36, 36 इज डिविजिबल बाय n। तो आपको सिर्फ यहाँ पर वो नंबर लिखने हैं जिनसे आप 36 को डिवाइड कर सकते हो। आपको ऐसे नंबर लिख लेने हैं जिससे आप 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सको। तो अब जब 36 से हम देखते हैं कि भाई ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो वो नंबर निकालते हैं। तो सबसे पहला तो नंबर आता है दिमाग में 1। लेकिन अगर आपने 1 लिख दिया, 1 अगर आपने लिख दिया ना तो आंसर आपका वहीं पर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम A congruent to B modulo n लिखते हैं, A congruent to B modulo n, ये जब डेफिनेशन हम लिखते हैं तो इसके अंदर जो n होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ये 1 भी नहीं होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका जब भी आप आंसर मेंशन करोगे तो उसमें कभी भी 1 नहीं लोगे जब भी ये वैल्यू आप निकालोगे। तो n की जो वैल्यू है 1 नहीं होगी तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से इसको कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, उसके बाद फिर 9 से कर सकते हैं, 9 के बाद 12 से कर सकते हैं, 18 से कर सकते हैं और 36 से कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई जिससे आप इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हो। तो ये सारे आपके आंसर आ गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है एलिगेशन एंड मिक्सर का। इसमें कहता है इन व्हाट रेशो शैल आई ऐड वाटर टू द लिक्विड डिटर्जेंट कॉस्टिंग ₹480 पर लीटर टू गेट रिजल्टिंग मिक्सर वर्थ ₹300 पर लीटर। मेरे पास एक डिटर्जेंट है, लिक्विड डिटर्जेंट है। अब उसकी जो कॉस्ट है ना वो 480 का 1 लीटर मिल रहा है। अब 480 का 1 लीटर मिल रहा है, बहुत मुझे लग रहा है कि कॉस्ट ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैं उसके अंदर कुछ वाटर ऐड कर देता हूँ। अब वाटर ऐड करने पर इतना वाटर मैं ऐड कर देता हूँ कि जो उसकी कॉस्टिंग है ना वो मेरे को पर लीटर के हिसाब से मैं देखूँ तो 300 रुपये पड़े।
तो बड़ी एडजस्टेबल है, बचत करनी चाहिए किसी भी तरीके से हो जाए। हाँ, कपड़ों की क्वालिटी में हो सकता है कि धुलाई में थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन भैया पैसे भी देखना है, जेब भी देखनी है। तो हमने क्या करा, 300 रुपये पर लीटर के हिसाब से हमने उसको कॉस्ट को बनाया। तो मैंने किस रेशो के अंदर वाटर ऐड किया ये आपको बताना है। तो अभी जो हमारे पास जो डिटर्जेंट है उसकी कॉस्टिंग है 480, और जो वाटर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग होगी 0। वाटर तो अभी फ्री का मिल रहा है, तो चलो भाई ऐड कर दिया उसके अंदर। अगर वाटर की कॉस्ट कहीं लेनी होगी तो वो स्पेसिफाई कर देगा कि भाई वाटर की कॉस्ट इतनी बढ़ रही है, मिनरल वाटर अगर आप मिला रहे हो तो। और 480 का आपको डिटर्जेंट मिल गया यहाँ पर। आपने जब इसको मिक्सर किया तो कॉस्ट आपको पड़ गई 300। तो किस रेशो के अंदर आपने ये मिलाया, तो x अपॉन वाई जब हम निकालेंगे तो 480 में से 300 माइनस करोगे तो 180 आ गया, 300 में से 0 माइनस करोगे तो 300 आ गया। 6 से काट दो, 6 × 18 और 6 × 5 = 30। तो 3 और 5 की रेशो हमारे पास आ रही है। अब देखो यहाँ पर 3 और 5 की रेशो ये है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। 20 लीटर ऑफ ए मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:1। द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द लीटर टू बी एडेड टू द मिक्सर सो दैट एज टू हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:1। यहाँ पर आपको क्वांटिटी दे दी कि 20 लीटर आपके पास मिक्सर है, उसमें रेशो भी दे दी कि 3 आपके पास मिल्क है और 1 आपके पास वाटर है। तो अब यहाँ पर क्वांटिटी निकाल लो पहले। मिल्क हमारे पास कितना बना, रेशो के हिसाब से देखेंगे तो मिल्क की रेशो आ रही है 3। रेशो का टोटल नीचे लिखते हैं 4, और टोटल क्वांटिटी कितनी है मिक्सर की, 20 लीटर है। तो 20 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 15 लीटर आपके पास आ गया मिल्क। अब आपको वाटर निकाल लेना है, तो नेचुरल है भाई 20 में से 15 वो हो गया, तो वाटर 5 लीटर हो गया। अब कहता है द अमाउंट ऑफ मिल्क इन लीटर्स टू बी एडिड टू द मिक्सर सो हैज़ टू मिल्क एंड वाटर इन द रेशो दिस। अब अगर इसके अंदर हम मिल्क की कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं तो कितनी क्वांटिटी हम ऐड करें कि मिल्क और वाटर की रेशो अब बढ़कर हो जाए 4 और 1। तो मिल्क हमारे पास कितना है, 15 है। इसके अंदर हमने x क्वांटिटी ऐड कर दी, डिवाइडेड बाय वाटर कितना है, 5 लीटर है, वो उतना ही रहेगा। उसके अंदर x नहीं ऐड करना है, सिर्फ मिल्क के अंदर ऐड करना है। तो अब जो रेशो आ रही है ना 4 और 1 की रेशो है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 15 + x आएगा, ये आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 लीटर, यानी आप इसमें 5 लीटर मिलाओगे तो इसका ऑप्शन बनेगा C। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रिटेलर हैज़ 250 kg ऑफ राइस। एक रिटेलर है जिसके पास 250 किलो राइस है। ए पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 10% प्रॉफिट, और उसमें से उसने 10% प्रॉफिट पर एक पार्ट जो है वो बेच दिया। द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ राइस इज़ ऑफ लो क्वालिटी, और उसके बाद जो दूसरा जो राइस था ना वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का राइस था। तो उसने क्या करा, यार कुछ पैसा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो 5% के लॉस पर उसने बेच दिया। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वाला सौदा उसने 10% प्रॉफिट पर किया और ये वाला सौदा उसने 5% के लॉस पर किया, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो उसको 7% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो लो क्वालिटी राइस है जो उसने लॉस पर बेचा है वो कितना राइस बेचा है। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, हमारे पास जो हमने पहला सेल किया वो 10% के प्रॉफिट पर किया, दूसरा हमने सेल किया 5% के लॉस पर। तो लॉस में आप माइनस का साइन लगाओगे, ठीक है, -5। परसेंटेज आप लिखो मत लिखो, वो कट जाएगी। और जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो आ गया आपके पास 7। तो इसकी रेशो क्या होगी और इसकी रेशो क्या होगी, तो x अपॉन वाई निकालते हैं। -5 में से इसको माइनस करेंगे -12 हो जाएगा, 7 में से इसको माइनस करेंगे -3 आ गया। तो इसकी जो रेशो आ गई 4 और 1 आ गई। अब इसमें ये 10% प्रॉफिट पर बिका है वो x है, जो 5% लॉस पर बिक रहा है वो y है। तो आपको क्वांटिटी बतानी है लो क्वालिटी राइस की, यानी y वाले राइस की बतानी है, क्वांटिटी ऑफ लो क्वालिटी राइस। इसकी जो रेशो है वो कितनी है आपके पास, वो इसकी रेशो है 1, और रेशो का टोटल हो गया 5। इनटू में टोटल क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास 250। तो 50 किलो राइस वो था जो लो क्वालिटी का था, जो 5% के लॉस पर बेचा गया। एक कंटेनर कंटेन 40 लीटर्स मिल्क, एक कंटेनर है उसके अंदर 40 लीटर मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर।
और उस मिल्क के अंदर से हमने 4 लीटर मिल्क निकाल लिया और उसके अंदर पानी डाल दिया। 4 लीटर मिल्क निकाल के उसके अंदर पानी डाल दिया। अब दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 मोर टाइम्स। इस प्रोसेस को हमने 2 बार और रिपीट किया। अब यहाँ पर वर्ड्स पे ध्यान रखना, अगर ये कहता है कि दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड 2 टाइम्स तो यानी n की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन जब ये कह रहा है कि 2 मोर टाइम्स यानी 2 बार और किया, तो एक बार पहले हो चुका है, 2 बार और किया यानी टोटल हो गया n की जगह 3। अब जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो थी 40 और जो उसमें से हमने मिल्क निकाला वो था 4, ये हो गया y। और कितना बार ये प्रोसेस किया? 3 बार। तो अब जो क्वांटिटी बची मिल्क की वो कितनी है? क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिमेनिंग। तो इसके लिए फार्मूला हम लगाते हैं x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर n। तो x की वैल्यू 40 है, ये 4 हो गया, ये 40 रेज टू पावर 3, ये कैंसिल। तो 10 माइनस 1 9, 40 इंटू 9 अपॉन 10 की पावर 3। तो ये बनेगा आपके पास 40, 9 की पावर 3 हो गया 7 2 9, 10 की पावर 3 मतलब 1000। इससे ये कैंसिल। अब ये 4 से ना 100 को मत काटना, काम बढ़ जाएगा उल्टा। ठीक है, कट तो रहा है लेकिन काम बढ़ जाएगा। उससे बेटर ये होगा कि 4 से आप सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना बनेगा? 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 7 जा 21 प्लस 1 29। और नीचे क्योंकि 2 जीरो है तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो। तो ये प्रोसेस जब आपने 3 बार करा तो जो मिल्क था स्टार्टिंग में 40 लीटर्स था, अब वो घटते घटते 29.16 लीटर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जब आप अपस्ट्रीम की जो डिस्टेंस है वो आपको इसने दिया हुआ है यहाँ 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच टाइम। दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, डाउनस्ट्रीम का अलग है, अपस्ट्रीम का अलग है, तो दोनों की स्पीड निकाल लो। तो जब हम डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड की बात करते हैं तो अपस्ट्रीम की स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से। आप मेंशन कर भी सकते हो कि लेट द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बी v और डाउनस्ट्रीम स्पीड u। सीधा ऐसे मत लिख देना कि हम इसको भाई ये करते हैं, हम तो करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, लेकिन एग्जामिन में हमें लिख के यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमने डाउनस्ट्रीम स्पीड ये ली है और अपस्ट्रीम स्पीड इसमें हमने ये ली है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिस्टेंस अपॉन में टाइम आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। u आ जाएगा 25 अपॉन में 5 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। तो u और v दोनों की वैल्यू आ गई। अब कहता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है, तो y की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये होता है x माइनस वाई u माइनस v अपॉन में 2, u माइनस v अपॉन में 2 यानी 5 माइनस 3 अपॉन में 2, तो आ जाएगा 2 अपॉन में 2 यानी 1 किलोमीटर पर आवर। आ जाएगी स्पीड ऑफ करंट। यहाँ कहता है कि पर्सन कैन रो ए बोट 5 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर उसकी स्पीड इतनी है, तो स्टिल वाटर के अंदर जो स्पीड होती है उसको हम x से लिखते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम। वो कह रहा है कि जब वो अप स्ट्रीम जाता है तो डाउन स्ट्रीम के मुकाबले उसे 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। थ्राइस का मतलब 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम ये मान लें कि जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है, डाउन स्ट्रीम टाइम, इसको हम डिनोट करेंगे T1 से, ये लगता है K आवर्स। तो जो अपस्ट्रीम का टाइम है इसको हम डिनोट कर लेते हैं T2 से, तो ये से 3 गुना ज़्यादा लगता है यानी 3K। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग, मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर जो x, y और T1 T2 में रिलेशन होता है वो अगर हम लगाएंगे तो x अपॉन y की वैल्यू आती है T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 5 है, y की वैल्यू हमें निकालनी है। T2 प्लस T1 दोनों को आप ऐड करोगे, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 4K, और दोनों को अगर माइनस करोगे तो 3K माइनस के यानी 2K। तो इससे कैंसिल, 2 को यहाँ नीचे लाओ तो y की वैल्यू 5 अपॉन 2 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर
ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए मैन रोज 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर ईच। अब यहाँ भी टाइम आपको अलग अलग दिया हुआ है, तो दोनों की अलग अलग स्पीड निकालो। डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब यू, ये हो गया 32 अपॉन में 6 यानी 16 अपॉन में 3। वी मतलब अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है 14, टाइम उतना ही है, तो ये आ गया 7 अपॉन में 3। देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब वाई निकालना है आपको। वाई निकालना है तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो यू माइनस वी अपॉन में 2, तो 16 अपॉन में 3 माइनस 7 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 16 माइनस 7 आप करोगे तो 9 अपॉन 3, ये 2 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखो 1.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बनेगा इसमें बी। ए पर्सन कैन रो ए बोट अलोंग द स्ट्रीम ऑफ द रिवर एट 10 किलोमीटर पर आवर। अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो यू आपको दे दिया इसने 10। एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम, ये इसने दे दिया आपको 6। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब यही वाला फार्मूला लगाओ सीधा, y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 अपॉन में 2, तो 4 अपॉन में 2 यानी आंसर आ गया 2, तो ऑप्शन बन गया इसका 2। A boatman takes half as much time in rowing his boat for a certain distance downstream than upstream। एक बोटमैन जो है जितना वो डाउन स्ट्रीम में जाता है, अप स्ट्रीम में जाता है, उससे आधा टाइम उसको डाउन स्ट्रीम में लगता है। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम का टाइम अगर हम ले लेते हैं के, तो ये कह रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम है ना उसमें उसको आधा टाइम लगता है, तो यानी अप स्ट्रीम में डबल टाइम लगता है। तो टाइम यहाँ पर डी नहीं है, डी तो डिस्टेंस हो गया, डाउन स्ट्रीम टाइम हो गया T1, ये हमने मान लिया K, और अप स्ट्रीम टाइम हो गया T2, ये हो गया उसका डबल। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है ना उससे आधा टाइम लगता है, जितना वो अप स्ट्रीम में टाइम लगाता है उससे आधा टाइम डाउन स्ट्रीम में लगता है। तो अगर हमने डाउन स्ट्रीम को K ले लिया तो अप स्ट्रीम में उसका डबल हो जाएगा यानी 2K। अगर आप इसको पहले K लेके चलोगे तो ये बन जाएगा K/2, तो जैसा भी मर्जी आप ले सकते हो। आगे कहता है कि व्हाट इज द रेशो बिटवीन हिज स्पीड ऑफ रोइंग द स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है उसको हम x कंसिडर करते हैं और स्पीड ऑफ करंट को y कंसिडर करते हैं। तो इसकी रेशो आपसे पूछ रहा है, यानी x अपॉन y पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो 2K प्लस में K ऊपर आ जाएगा 3K, नीचे आ जाएगा K, इससे कैंसिल, तो x और y की जो रेशो है ये आ जाएगी 3:1। ए बोट रोज ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एट 13 किलोमीटर पर आवर। तो ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, यानी ये u आ गया। एंड कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर, ये v आ गया। फाइंड द एवरेज स्पीड अगर आपका आने और जाने का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है उसमें आता है x² माइनस y² अपॉन में x। ये फार्मूला होता है एवरेज स्पीड निकालने का। अब लेकिन इसमें आपको x और y तो दिया ही नहीं है, तो आप इसमें पहले x और y की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है u प्लस v अपॉन में 2। तो u की वैल्यू आपके पास 13 प्लस 7/2 यानी 10 आ गया, और y की वैल्यू निकालेंगे तो u माइनस वी अपॉन में 2 यानी 13 माइनस 7 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगी 3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर आप पुट करो, x की जगह आप पुट करोगे तो 100, y का स्क्वायर करोगे तो 9 डिवाइडेड बाय 10, तो 100 माइनस 9 करेंगे 91 अपॉन में 10, यानी आंसर आ गया 9.1 किलोमीटर पर आवर। ये बन जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसमें कहता है कि पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली, पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। पाइप ए और बी इतने में भरते हैं, पाइप सी इतने में खाली कर देता है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सोचोगे इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, भैया ये क्वेश्चन पिछले साल का ही है, पिछले साल का क्वेश्चन है, तो ऐसे भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसका 1 आवर का टाइम काम निकालोगे तो आ जाएगा 1/5, इसका 1 आवर का निकालोगे तो आएगा 1/6, और उसका 1 आवर का निकालोगे तो आएगा 1/12। यहाँ से पानी भर रहे हैं, यहाँ से पानी भर रहे हैं, यहाँ से खाली कर रहे हैं, इसलिए माइनस में आ गया। एलसीएम ले लो 60, ये 12 आ गया, ये 10 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, 12 और 10 22, 22 में से 5 गए 17, तो 17/60 हो गया। अब लेकिन टाइम निकालना है आपको, टाइम निकालने के लिए इसको आप उल्टा कर दो, टाइम टेकन 60/17 आवर्स। अब यहाँ पर इसको, अब 60/17 देखो ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो, तो 17 3 जा 51 हो गया, 60 में से 51 माइनस करोगे 9 आ गया, तो 3 and 9/17 आवर्स, यानी ऑप्शन में आएगा आपके पास ये ऑप्शन नंबर डी। पाइप ए कैन फिल ए टैंक 6 टाइम फास्टर देन ए पाइप बी। जो पाइप ए है वो बी से 6 गुना तेज़ी से फिल करता है पानी। पाइप बी कैन फिल ए टैंक इन 21 मिनट। जो पाइप बी है वो 21 मिनट के अंदर टैंक को फिल कर देता है। तो जो वर्क डन होगा इसका, पाइप बी का वर्क डन इन 1 मिनट बाय बी, ये हो जाएगा 1/21। ठीक है। अब जो ए है उससे 6 गुना तेज़ी से काम करता है, तो वर्क डन इन 1 मिनट बाय ए, तो यह आ जाएगा 1/21 इंटू 6 कर दो, तो दोनों का 1-1 मिनट का काम आ गया। अब कहता है कि देन द टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप टुगेदर टू फिल द टैंक। अब इस टैंक को अगर हमें फिल करना है तो दोनों का इकट्ठे टाइम कितना होगा। तो इसका 1 मिनट का काम इतना है और इसका 1 मिनट का काम इतना है, दोनों को ऐड करेंगे 7/21 यानी 1/3। तो जब टाइम निकालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो टाइम आ जाएगा 3 मिनट। तो ऑप्शन आएगा आपके पास इसका ए 3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 8 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप है, एक 8 घंटे में भर देता है, एक 12 घंटे में भर देता है। द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 12 मिनट मोर टू फिल द सिस्टर्न। लेकिन वो जो आप इनको खोलते हो ना, तो 12 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेता है बिकॉज ऑफ लीकेज। एक लीकेज हो रखी है जहाँ से पानी निकलता जा रहा है, ऊपर से भर रहे हो, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी कम हो रहा है, इसलिए 12 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। इफ़ द सिस्टर्न इज फुल देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी इट। तो अगर सिस्टर्न पूरा फिल है तो जो लीकेज होती है उस पूरे सिस्टर्न को कितनी देर के अंदर खाली कर देगी, तो ये आपको आंसर बताना है। तो पहले हम इसमें ऐसा करते हैं कि जब वो दोनों टैप अगर नॉर्मली चलते यानी लीकेज ना होती तो कितना टाइम उनको लगता। तो ये इसका 1 घंटे का काम है 1/8, इसका 1 घंटे का काम है 1/12। अभी लीकेज वगैरह कुछ नहीं है, तो ये दोनों चलते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, 24 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ पर 2, यानी 5/24, यानी टाइम टेकन बाय ए एंड बी, टाइम टेकन बाय ए एंड बी उल्टा कर देंगे 24/5। अभी 24/5 का मतलब आ जाएगा 4 आवर्स एंड 4/5 मिनट्स। ठीक है, इतने आवर्स हो गए। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई इसमें लीकेज की वजह से इसको 12 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी ड्यू टू लीकेज, तो इतना टाइम तो उसमें पहले से लग ही रहा था। अब इसको ऐसे लिख दो 24/5 प्लस, अब 12 मिनट का टाइम लग रहा है, ये जो टाइम है ना आवर्स के अंदर है, तो 12/60 कर दो, इसको भी आप आवर्स में कन्वर्ट करो। यहाँ से 12 पंजे 60, 24 और 1 25/5, यानी आ जाएगा 5, यानी उसको 5 घंटे लगते हैं अगर लीकेज भी साथ साथ है तो। अब लीकेज का जो टाइम है वो मान लेते हैं x, टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी ए टैंक। बी x आवर्स, x आवर्स के अंदर वो लीकेज पूरे टैंक को खाली कर सकती है। अब क्या हो रहा है, जो पहले वाला टैप है 1 घंटे में वो इतना काम कर देगा,
दूसरा वाला टैप है 1 घंटे में वो इतना काम कर रहा है, लेकिन लीकेज भी अपना काम कर रही है, 1 घंटे के अंदर वो इतना टैंक खाली कर देगी। तो टोटल मिलाकर उस 1 घंटे के दौरान कितना टैंक भरा गया। टोटल टाइम जो लगता है टैंक को भरने में लगते हैं 5 घंटे, तो 1 घंटे में कितना टैंक भरा गया 1/5। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, 1/x को इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले आओ। 1/8 1/12 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 1/x। एलसीएम लेंगे तो 60 ही आएगा, 60 यहीं आएगा, 24 120 आएगा। तो 15 8 जा 120, ये 10 आ जाएगा। यहाँ से इसको करोगे 24 आ गया। तो 15 + 10 25 माइनस 24 यानी 1 आया, 1/120 इक्वल्स टू 1/x। तो x की वैल्यू आ गई 120, यानी लीकेज जो है उसको 120 आवर्स के अंदर खाली कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप A and B in 12 मिनट and 15 minutes respectively. Another tap C can empty the full tank in 20 minutes. तीसरा वाला इतनी देर में खाली कर देगा. If the tap C is opened 5 minutes after the pipe A and B are open, find when the cistern becomes full. अब यहाँ पर क्या इसने गड़बड़ कर रखी है कि जो पहले जो पानी भरने वाले टैप है ना, वो तो उसने पहले खोल दिए, 5 मिनट बाद जो खाली करने वाला है फिर वो खोल दिया। तो वो आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा उसको भरने में। तो जो टाइम हम पहले इसका निकालेंगे कि 5 मिनट तक इन दोनों ने कितना पानी भर दिया है। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 मिनट बाय A and B। इसका 1 मिनट का काम आ जाएगा 1/12, इसका आ जाएगा 1/15। एलसीएम ले लेंगे, 60 एलसीएम आएगा, 5 और 4 यानी 9/60, 3 से काट देंगे तो 3/20। इतना टैंक 1 मिनट के अंदर भरा, लेकिन ये दोनों टैप 5 मिनट तक चल रहे हैं। तो 5 मिनट के अंदर इन्होंने कितना भर दिया, 3/20 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 3/4 टैंक जो है इतना भर चुका है। ये जो टैंक था आपका, उस टैंक में से 3/4 पार्ट तो भर चुका है। अब रह गया आपके पास कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अब ये कितना बच गया, रिमेनिंग टैंक कितना है। टोटल टैंक हो गया 1, उसमें से 3/4 माइनस कर दो तो 1/4 टैंक अभी हमें और फिल करना है। लेकिन इस पार्ट को फिल करने के लिए A B के साथ C भी चल रहा है। अब आप ये निकाल लो कि तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 1 मिनट के अंदर ये कितना काम कर लेते हैं। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय A B एंड C। तो A का तो काम इतना आ जाएगा, B का काम इतना हो जाएगा, और C क्या करेगा, खाली करेगा। कितनी देर में खाली कर रहा है ये, 20 मिनट के अंदर खाली कर रहा है। तो 1 मिनट के अंदर 1/20। एलसीएम ले लो, 5 4 9, 9 में से 3 गए 6, तो ये आ जाएगा 1/10। यानी इसको जो टोटल टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय A B and C टू फिल 1 टैंक। तो टाइम कितना लगेगा उसे, 10 मिनट। उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। लेकिन अब आपको पूरा एक टैंक तो भरना नहीं है, क्योंकि इतना पार्ट तो A और B दोनों मिलकर भर चुके हैं। आपको सिर्फ कितना भरना है, 1/4 भरना है। तो टाइम टेकन बाय A B C टू फिल 1/4 टैंक। तो अब इस 10 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5/2 मतलब 2.5 मिनट या 2.5 मिनट ले सकते हो। तो पहला टाइम कितना था, पहले 5 मिनट तक तो वो चले और बाद में 2.5 मिनट वो टाइम चला। तो टोटल आपको कितने देर में भरेगा ये पूछना था। तो टोटल टाइम जो लग गया, टोटल टाइम 5 मिनट पहले लगे और 2.5 या 2.5 जैसे मर्जी आप लिख लो, 7.5 मिनट के अंदर
जो पूरा का पूरा टैंक है आपका वो फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर रेसेस एंड गेम्स वाले पोर्शन पर हम आते हैं। रेसेस एंड गेम्स में कह रहा है कि इन्हें 2 किलोमीटर रेस, 2 किलोमीटर की रेस है भाई। पी कैन गिव ए क्यू ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। पी क्यू को 200 मीटर का स्टार्ट देता है एंड आर ए स्टार्ट ऑफ 560 मीटर, और आर को 560 मीटर का स्टार्ट देता है। इन द सेम रेस क्यू कैन गिव आर ए स्टार्ट ऑफ, अगर उसी रेस की हम बात करेंगे तो आर क्यू जो है आर को कितना स्टार्ट दे रहा है। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर जो बेसिक एग्जाम था उसमें आया था। तो यहाँ से आप जब 3 तरह के ऐसे कंपैरिजन निकालना हो ना पी क्यू और आर का, तो आप क्या करो, पी ने क्यू को स्टार्ट दिया 200 मीटर का, इसका मतलब पी और क्यू की रेशियो अगर हम निकालें तो टोटल रेस थी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करा तो 2000 मीटर हो गया। तो पी ने अगर 2000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो क्यू ने सिर्फ 1800 का किया, क्योंकि उसने उसको 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया है। ऐसे अगर हम पी और आर का वो निकालें रेशो, तो पी ने अगर पूरा 2000 किया तो आर ने कितना किया, इससे 560 माइनस कर दो, यानी 1440, ये आ गया। अब आपसे पूछ रहा है क्यू और आर की रेशो, तो क्यू और आर की रेशो अगर आप निकालेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू अपॉन पी इंटू में पी अपॉन आर। तो क्यू अपॉन पी की वैल्यू आप यहाँ से निकालो और पी अपॉन आर। अब देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि इन द सेम रेस, मतलब Q ने अगर 2000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो R ने कितना किया है। तो जब आप Q को आपको 2000 रखना है तो इस 2000 को आप कुछ मत काटना, अब बाकी चीज़ों को सॉल्व करो। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दो, 18 से कट जाएगा 8 पर, तो ये बनेगा 2000, नीचे आएगा 8 टू 16, 1600। यानी Q ने अगर 2000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो R ने 1600 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। यानी Q ने R को कितना स्टार्ट दिया, Q कैन गिव 400 मीटर स्टार्ट टू R। तो जो ऑप्शन है आपके पास, अगर MCQ है तो सीधा यहाँ टिक करो, MCQ नहीं है तो फिर आपका आंसर हो गया। इन ए 200 मीटर रेस अनुज कैन बीट परम बाय 5 मीटर और 30 सेकेंड। एक 200 मीटर की रेस है, और 200 मीटर की रेस में कहता है कि अनुज ने परम को बीट किया 5 मीटर या 3 सेकंड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुज ने रेस को कंप्लीट कर लिया और परम को इसने बीट किया। परम मान लो यहाँ पर है, तो डिस्टेंस के हिसाब से तो 5 मीटर है और टाइम के हिसाब से 3 सेकंड है। यानी इसका मतलब एक ये हुआ ना कि परम को इस 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो परम की स्पीड। तो परम की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 5 मीटर का है, टाइम 3 है, यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कि हाउ मच टाइम डिड अनुज टेक टू कंप्लीट द रेस। अनुज को उस रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर ये इस रेस को कंप्लीट करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम। जितना टाइम उसका लगेगा उसमें से 3 सेकंड माइनस कर देना, वो ए का टाइम आ जाएगा। तो टाइम टेकन बाय परम, टाइम टेकन बाय परम टू कवर 200 मीटर। अब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 5/3 आया था, उसको यहाँ लिख लो, 120 सेकंड हो गए। तो यानी टाइम टेकन बाय अनुज, अब अनुज ने उसको बीट किया था 3 सेकंड से, यानी अनुज को टाइम लगेगा 120 माइनस 3 यानी 117 सेकंड्स। तो अनुज जो है परम को 116 सेकंड के अंदर, अनुज जो है उस अपनी रेस को 117 सेकंड के अंदर फिनिश कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इन ए 1000 मीटर रेस A, B, C गेट द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है भाई, 1000 मीटर की रेस थी, A को गोल्ड मेडल मिल गया, B को ब्रॉन्ज मिल गया और सिल्वर मिल गया, C को ब्रॉन्ज मिल गया। इफ़ A बीट्स B बाय 100 मीटर
एंड बी बीट सी बाय 100 मीटर, देन हाउ मच मैनी मीटर डज ए बीट सी। अब यहाँ भी देखो तीनों का कंपैरिजन है, तो आप रेशो वाला तरीका यूज़ करो। यहाँ पर 1000 मीटर की रेस है, तो ए ने बी को बीट किया 100 मीटर से, यानी ए और बी की जो रेशो है ये आ गई 1000 अपॉन में 900। बी ने सी को बीट किया 100 मीटर से, तो ये आ गया 1000 अपॉन में 900। तो आपको बताना है कि ए ने सी को कितने से बीट किया, तो ए अपॉन सी निकालोगे तो इसका मतलब ये आ गया ए अपॉन बी इंटू में बी अपॉन सी। ए अपॉन बी की वैल्यू ये आ गई और बी अपॉन सी। अब क्योंकि रेस सेम है तो इसका मतलब जो ए का जो रेस है ना, वो आपको ए का जो डिस्टेंस है वो रखना है आपको 1000। तो एक 1000 को आप सेफ रखो, बाकियों को सॉल्व करो। तो यहाँ 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो ये कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 1000 अपॉन में 9981। तो ए ने अगर 1000 मीटर का कवर किया तब तक सी ने 810 मीटर का कवर किया था, तो ए बीट सी बाय 1000 माइनस 810 यानी 190, यानी ए ने सी को 190 मीटर के डिस्टेंस से बीट किया। Priya can run 1 kilometer in 3 minutes 10 seconds. Preeti can cover the same distance in 3 minutes 20 seconds. By what distance can Priya beat Preeti? तो कितने डिस्टेंस से प्रिया ने प्रीति को हराया? तो दोनों का जो टाइम है, प्रिया का जो टाइम है वो कितना है, टाइम टेकन बाय प्रिया, ये 3 मिनट 10 सेकेंड्स। तो 3 मिनट का मतलब हो गया 180 प्लस 10 यानी 190 सेकेंड का टाइम हुआ। और टाइम टेकन बाय प्रीति ये 3 मिनट 20 सेकेंड्स, यानी 200 सेकेंड्स का टाइम हो गया। तो जो टाइम डिफरेंस है दोनों का, टाइम डिफरेंस दोनों का 10 सेकेंड का है। तो आपको बस ये बताना है कि इस 10 सेकेंड के दौरान प्रिया ने कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टाइम डिफरेंस हमारे पास इनका आ गया 10 सेकेंड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिया थी उसने रेस अपनी कंप्लीट कर ली है, उसके 10 सेकेंड के बाद प्रीति जो है वहाँ पर पहुँचेगी। इसका मतलब ये हुआ, तो प्रीति ने उस 10 सेकेंड के दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया, बस ये आपको निकालना है। तो प्रीति का हमें पता है कि प्रीति जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 200 सेकेंड में। तो प्रीति कैन कवर इन 200 सेकेंड्स 1 किलोमीटर, या फिर आप लिखो 1000 मीटर। तो प्रीति कैन कवर इन कितना डिफरेंस था, पहले 1 सेकेंड का निकाल लो, 1000 अपॉन में 200, और 10 सेकेंड का जो डिफरेंस था उसके हिसाब से आप निकालोगे, तो 1000 अपॉन में 200 इंटू में 10, तो 2 जीरो ये कैंसिल कर दो। तो जो 50 मीटर का डिस्टेंस है ये इसको कवर करना है, यानी 50 मीटर के डिस्टेंस से उसने उसको बीट किया। 2 रनर्स A and B complete a 100 meter race in 36 seconds and 48 seconds. By how much many meters will A defeat B? सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। टाइम डिफरेंस दोनों का निकाल दो, 48 माइनस 36, 12 सेकेंड का डिफरेंस हो गया। तो बस आपको ये निकाल लेना है उस 12 सेकेंड के दौरान बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बी जो है 48 सेकेंड्स के अंदर, इन 48 सेकेंड्स बी कवर्स कितना रेस थी हमारे पास 100 मीटर की, तो इन 1 सेकेंड 100 अपॉन 48, टाइम डिफरेंस कितना था 12 सेकेंड का, तो इन 12 सेकेंड्स तो ये आ जाएगा 25 मीटर, यानी ए ने बी को 25 मीटर के डिस्टेंस से बीट कर दिया। बस इसी क्वेश्चन के साथ ही जो हमारी सीरीज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं।
बाकी एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से कोशिश है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कंटिन्यूसली मिलती रहे, आप लोग उससे तैयारी करते रहो और एग्ज़ाम के अंदर अच्छे अच्छे नंबर लेकर आओ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।